और if you mute yourself properly then I will make sure you know आप unmute करना मैं allow कर दूंगा, unmute करना allow कर दे रहा मैंने, ठीक है ना। तो make sure that your device is you know mute off. Once you have need some any question then only you can switch on. चलो लास्ट टॉपिक में जो हम लोगों ने बेटा किया था उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने कर लिया था, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, उसमें एक छोटा सा पार्ट बाकी था, उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। दैट वाज द यू नो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। आई होप सबको याद आ गया होगा। दैट वाज एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज कोवैलेंट। और आप इसको वहीं पे लिख लेना, आप अगर जब नोट्स बनाना तो उसमें ये सब डिवीजन में कर लेना। बट कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, दिस टॉपिक वाज स्किप है ना। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में जो सबसे पहली पॉइंट हमें बतानी रहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा दैट इज योर न्यूट्रल एटम। बात समझना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उस पे कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए बेटा? देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज। जो भी हमारे पास एटम होंगे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये पहली कंडीशन है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा दैट इज द एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट particles are, even I can say simply neutral atom, the neutral, so that I will emphasize, is it? Next, अब एटम के बीच में जो बेसिकली बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, we know that atom is unstable, they have a tendency to make bond. तो अब बॉन्ड बनाने के टाइम में they can go for covalent bonding, they can go for ionic bonding, they can go for coordinate covalent bond, maybe hydrogen bonding तो एक सिंपल सा अट्रैक्शन है। यहाँ पे जो बात हो रही है कि हमारे पास आप देख सकते हो कोवैलेंट सॉलिड है। कोवैलेंट सॉलिड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी एटम है, हमारे पास दो एटम है, तो दोनों एटम क्या करेगा, उनके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड, वी नो द कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है। और दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड formed by mutual sharing of electron, mutual sharing of electron, mutual sharing of electron. What is that is formed by the mutual sharing of electron. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बात हमने बात की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे न्यूट्रल एटम होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। We know that covalent bond is formed by the mutual sharing of electron between two atoms. अब mutual sharing की अगर बात करें तो अर्शदीप, can you tell covalent bond is the property of metal or non-metal? अर्शदीप सर non-metal. Very good, non-metal। यानी कि यहाँ पे भी ये बात क्लियर है। यहाँ तक नोट कर लिया अर्शदीप, दोनों पॉइंट नोट कर लिया आपने? हाँ जी सर। चलो अब हम आगे बोलेंगे कि ये जो कोवैलेंट सॉलिड हमारे बनते हैं उसको जैसे दे आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एलिमेंट की बात करें, पार्टिकल्स आर नॉन मेटल और ग्रुप ऑफ नॉन मेटल भी हो सकता है, टू डिफरेंट नॉन मेटल हो सकता है, टू और more than two different non-metal, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। जहां तुम्हें डाउट आ रहा होगा इसको मैं बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेसिकली नॉन-मेटल होगा क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की बात बता रही है। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली दिस द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन-मेटल, दिस नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इज इट? दैट वी नो ऑलरेडी। नॉन-मेटल में कहता है नॉन-मेटल इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉन मेटल के साथ कोई दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है। बिकॉज इसका अगर हम एग्जांपल आपको बताएं तो ये नॉन मेटल अगर वन टाइप ऑफ नॉन मेटल है तो एलिमेंट बोला जाएगा, और ग्रुप ऑफ नॉन मेटल है तो
तो इस काइंड ऑफ कंपाउंड आप बोल सकते हो, लेकिन बनता दोनों से है। मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो अगर मैं कार्बन का क्या ले लूं बेटा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले लो, कार्बन का क्या ले लो, डायमंड ले लो। इन दोनों में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम मतलब ओनली वन काइंड ऑफ मेटल, सेम नॉन मेटल इज इन्वॉल्व। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन के साथ कार्बाइड ले लूं, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बोलते हैं कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, इसका एग्जांपल भी है सिलिकॉन कार्बाइड है। बोरान नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड, अगर आपने पी ब्लॉक थोड़ा सा पढ़ा होगा, होपफुली आपने पढ़ा होगा ही। बोरान नाइट्राइड की अगर बात करें तो बोरान की वैलेंसी भी 3 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो बी एंड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बोरान नाइट्राइड भी हमारे पास जो बेसिकली है दैट इज आल्सो, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल, टू डिफरेंट नॉन मेटल। तो ये तो सब में कॉमन है कि देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। का मतलब the covalent bond अगर सेम टाइप ऑफ एटम में बनता है तो दैट इज नोन एज एलिमेंट, इज इट? वो हमारे लिए सिंपल बेसिक एलिमेंट के नाम पे आएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, बोरान नाइट्राइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट नॉन मेटल इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट अगर नॉन मेटल हमारे पास अगर इन्वॉल्व हैं तब भी उसके बीच में कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड बन सकता है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन हो सकता है। गॉट इट? तो इट्स नॉट दैट कि ओनली वन टाइप। इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिका जिसको बोलते हैं, व्हाट इज सिलिका? तो कोवैलेंट हमारा जो सॉलिड होगा इंडिविजुअल नॉन मेटल से बन सकता है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल से बन सकता है। दैट्स नॉट अ बिग इशू। दोनों एग्जांपल आपको याद करके रखना है। कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड, इस पे थोड़ा सा हम डिटेल थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि दिस टर्म इज आल्सो नोन एज एलोट्रॉपी ना। कार्बन के वी नो दैट देयर इज सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास दो अभी हमने एग्जांपल लिया, वन इज नोन एज ग्रेफाइट, अनदर इज नोन एज डायमंड। इज इट? ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस होता है? वी नो दैट डायमंड की बात करें, इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम। कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एटम नंबर 6 टू कम अप 4 डिजिट, and all the electron are involved in the bond formation। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। there is no free electron, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो it is going to be insulator, no free electron। इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, there is no free electron, so it is going to be insulator। ये हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। व्हाट इट नेक्स्ट? ये नेटवर्क टाइप का सॉलिड है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे करके आप इसका, लाइक दिस यू नो। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? कार्बन सिंपल ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इसको बना लेना। बन जाएगा। आप अगर एक इंडिविजुअल यूनिट बनाओगे तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम, लाइक दिस यू नो। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स so that an insulator, hardest known substance, it is the hardest known substance। ये हमने एक इंडिविजुअल यूनिट दिखाई है, पॉलीमेरिक नेटवर्क होगा इज इट? ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, सारे के सारे कार्बन आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होते चले जाएंगे, तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। इसीलिए इस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? दिस सॉलिड इज आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हो। और दे मेक अ बिग मॉलिक्यूल, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेता, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बनाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं जायंट, जायंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जायंट का मतलब क्या हुआ? मैक्रो मॉलिक्यूल, इज इट? अ बिग मॉलिक्यूल। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो क्या होगा इन केस ऑफ ग्रेफाइट? एनीवन? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? ग्रेफाइट का अगर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्रेफाइट के केस में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद ओनली 3 कार्बन एटम।
कार्बन का सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अगर बॉन्ड बना लिया देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, गॉट इट। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, और बिकॉज दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम एंड ईच कार्बन एटम इज हैविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर सीट लाइक स्ट्रक्चर देखें तो पूरी में ऐसे, तो ये आपको कुछ बेंजीन से मैच करता हुआ दिखेगा, लाइक दिस, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम, हर कार्बन के एटम के पास यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, लाइक दिस। किसी को यहाँ पे डाउट हो तो मुझको, बहुत इजी है, इसमें आप बना सकते हो, काफी मिलते हैं, आप बनाओ। हेक्सागोनल बेंजीन के रिंग्स बनाते हैं, जहाँ सबको जोड़ दो, जहां जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पे कार्बन लगा देना है, ऐसे। लेकिन कार्बन की क्योंकि 1 2 3 बॉन्डिंग है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री रहेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, वही जिम्मेदार है कंडक्शन करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का टाइम आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इसलिए कंडक्ट करेगा। इन बिटवीन अगर ये जब फ्री रहता है तो ये आपस में ना पाई बॉन्ड भी बना लेता है, लाइक दिस, यू विल सीम्स टू बी लाइक, बेंजीन की रिंग बन गई, ये भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, आपस में पाई बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये बॉन्ड कैसा वीक है, जब हम जैसे हम इलेक्ट्रिकल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बॉन्ड इजीली का ब्रोकन आउट हो जाएगा, देयर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पांसिबल फॉर करंट, तो व्हाई द ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, कुलदीप, why the graphite is a good conductor but diamond is insulator, Manya? So because of the presence of free electrons. Okay, because each carbon atom bonded with the 3 carbon atom and 1 electron is free with all carbon atom, सारे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और that electron is responsible for कंडक्टिविटी, उसी इलेक्ट्रॉन का काम होता है यहाँ पे कंडक्शन करना, गॉट इट। इसमें व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि डायमंड के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एनीवन? हरलीन बताओ बेटा। सर ग्रेफाइट में पार्शियल डबल बॉन्डिंग हो गया ना, जो मैंने अभी सिखाया ये वाला केस, इनके केस में पार्शियल डबल बॉन्ड बनने का चांस पूरा ऐसा रहता है, बेंजीन जैसा नहीं होता अल्टरनेट में। तो ये बॉन्डिंग जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। नॉर्मल जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी, जो हम पहले डायमंड की बात करते थे, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, बट दिस इज लिटिल बिगर। डाटा बेस देखो, नियरली 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलेगा, है ना। और ये हमारे पास कार्बन कार्बन, इस पे ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ देखो कितना, नियरली 1.42। ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है नियरली 1.42 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, व्हाट इट। तो दिट इज बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जो सिमिलर टू बेंजीन जैसा होता है, तो ये चांसेस होती है। मैंने अभी सिंगल लेयर दिखाया है, अगर हम इसको मल्टी लेयर में दिखाना चाहें तो हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक, हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये पहली सीट होगी लाइक दिस, ऐसा रहेगा। इसके नीचे हम दूसरा बना लेंगे ऐसे करके, इस पे आप नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 डैश या 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ऐसे मान लो। अब इनको आपस में जोड़ना नहीं है, ये एक लेयर है, ये पर्टिकुलर लेयर है, ठीक, ये लेयर है, ये दूसरा लेयर है, इनके बीच में कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं रहती। ग्रेफाइट जो होता है ना, दैट्स लाइक ए पेपर, वो मल्टी लेयर का रहता है। मल्टी लेयर का मतलब वो सीट के तरीके से ऐसे रहता है, पेंसिल को जो हम जैसे रब करते हैं ना कहीं पे भी, तो व्हाट विल हैपन, ये लेयर बाय लेयर क्या होता है, आराम से स्लिप कर जाता है। तो ये हमारे पास, दिस इज द सॉलिड, यू विल फाइंड दिस द सॉफ्ट। जनरली हमारे पास जो कोवलेंट सॉलिड होता है, जनरली दे आर वेरी हार्ड, तो दिस इज सॉफ्ट बिकॉज सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें तो क्या बोलोगे, एक्सेप्शनल हो गया। जनरली हमारे कोवलेंट सॉलिड होते हैं एक्सेप्शनली बहुत हार्ड होते हैं,
लेकिन ग्रेफाइट उसमें से आपको एक मिलेगा जो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी रहता है। पेंसिल से आप डिजाइन बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, तो उसका रीजन रहता है कि जो लेयर बाय लेयर होती है इनके बीच में ना ये कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, इनके बीच में बेसिकली वीक, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, वीक वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स लगता है बिटवीन टू लेयर, बिटवीन टू लेयर्स की बात ध्यान देना। कार्बन कार्बन के दो एटम के बीच में तो जो पहले जैसी सिचुएशन हो वैसी रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इनके बीच में तो ये कोवलेंट बॉन्ड है जो हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन बिटवीन टू लेयर की बात करिए, मान लो फर्स्ट लेयर ही मान लो सेकंड लेयर, तो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में जो बेसिकली देयर इज अ बिग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और ये सॉलिड लुब्रिकेंट का भी काम करता है, क्योंकि कोवलेंट सॉलिड जितने भी हैं इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें अप्रॉक्सीमेटली, तो मेल्टिंग पॉइंट इज रियली अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 4000 केल्विन, इज इट? तो नियरली आप देख सकते हो 3500 से ज्यादा का रेंज है डिग्री सेल्सियस में। तो ये सारे के सारे हमारे जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, जायंट लाइक स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक नेटवर्क है, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तीनों सारे आपस में एक दूसरे से लॉक रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मजबूती बहुत होती है एज ए होल। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बहुत ज्यादा है। ये हमारा जो ग्रेफाइट होता है ये एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट का भी काम करता है। अब बोले सर ये कहाँ काम आता होगा, अगर मेरे को मेटल का ब्लॉक काटना है, व्हाट इट, तो मेटल के ब्लॉक को जब हम कभी कटिंग करेंगे तो क्या होगा, वहां फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, तो अगर वहां पानी डाल दोगे पानी इवेपोरेट हो जाएगा। मान लो एक थिक मेटल का कोई पिलर है, उसको कट करना है, ऐसे केस में हीट जनरेट बहुत ज्यादा होती है, हम ऑयल और वाटर को एज ए फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए वी कैन नॉट यूज दैट, यू नो। ऐसे में हमें क्या करना होगा, हम वहां पे ये पेंसिल का जो पाउडर पार्ट होता है ना, हम उसको वहां पे डालते हैं, पेंसिल का जो पाउडर पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू वर्क देयर, ओके। So ये solid lubricant वाला दोबारा बताना। चलो, मैंने बोला कि नॉर्मल ल्यूब्रिकेशन हम लोग घर में करते हैं, कोई ड्रिलिंग टूल होता है या मेटल की पीसेस कटनी रहती है ना, तो हमारे घर में जैसे जब हम घर बनते हैं तो बड़े बड़े जो आयरन के बार्स नहीं आते, आयरन की राड्स आती हैं, आप उसमें देखना जो लेबर्स होते हैं वो दे यूज्ड टू कट दैट, यू नो, विद द, यू नो, आयरन फाइलर, एक आयरन की ब्लेड्स होती है ना, उससे कट करता है वो लोग। लेकिन उसमें वो लोग कट करता है तो वहाँ पानी डाल के अपना काम चला लेता है, पानी डालोगे आराम से आप कटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मेटल का कोई थिक ब्लॉक है, मैंने बोला बहुत मोटा सा थिक ब्लॉक है, इतना बड़ा है, आप मान लो कि टाटा स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे हो, है ना, ऐसे में अगर बहुत बिग थिक ब्लॉक होता है, वहां पे अगर हमें इसकी कटिंग करनी है तो हमारा पानी वानी काम आएगा, कटिंग जब करेंगे पानी डालोगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, ऑयल डालोगे भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो मेटल मेटल को जब कटिंग करोगे तो वो बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होती है, उससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी यूज दिस पाउडर्ड ग्रेफाइट। पाउडर ग्रेफाइट डाल दोगे तो सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, कटिंग हमारी इजीली हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, है ना बेटा। ये आप देखोगे पेंसिल को कभी आप देखना सॉफ्टनर से अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद आप देखना उसका जो पाउडर होता है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट और स्लिपरी रहता है कि नहीं रहता है, बताओ, है ना बेटा, स्लिपरी रहता है ना। और ये कॉल लिख देना, इसके बीच में दो लेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहती है क्योंकि बॉन्ड तो बना नहीं, तो नियरली 3.35 एंगस्ट्रॉम के आसपास अप्रॉक्सीमेट इसका डाटा लिख देना, 3.35 एंगस्ट्रॉम बिटवीन टू लेयर, क्योंकि टू लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, एक तरीके का केवल वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हमारी कॉपी के पेजेस नहीं होते, पेजेस हमने ऐसे रख दिए तो पेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनमें मान लो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मजबूत है, लेकिन ये दो के बीच में कोई गैप है और यहाँ पे एक वंडर वाल फोर्स लग रहा है, हम इस पेज को आसानी से हटा सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू सॉफ्ट एंड स्लिपरी, यू नो। यही रीजन है कि सॉफ्ट और क्या रहता है, स्लिपरी रहता है, क्योंकि बिटवीन टू लेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी बिग, दैट इज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट डायमंड में ऐसा नहीं था, डायमंड तो एब्रेसिव टूल्स में काम आता है, कहीं पे भी जो ड्रिलिंग होती है तो डायमंड हमारा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है बिकॉज ऑफ इट्स, यू नो, नेटवर्क स्ट्रक्चर। बता दूं मैं पूरा इसको, यस सर। तो ये वाला टॉपिक आप उसमें ऐड कर लेना बेटा। इसके
बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको सिखाया था पैकिंग। पैकिंग पे ध्यान दो, मैंने आपको दिखाया था वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल पैकिंग में मैंने बोला था आपको जो बॉल को रखना है, जो मॉडल बनाना है, वो सिंगल डायमेंशन, सिंगल एक्सिस को लेकर चलना है। आप किसी भी बॉल को चूज करोगे तो मैंने बताया था, मैंने इस बॉल को मान लो टच कर दिया, इसके लेफ्ट और राइट में देखोगे तो यू विल गेट ओनली 2 बॉल। मैंने इसको छुआ, इसके लेफ्ट और राइट में 2। अब समवन विल आस्क दैट सर टर्मिनल बॉल में क्या होगा, तो मैंने बोला था ये इनफाइनाइट लेवल का अरेंजमेंट है, हमें बीच से पकड़ना है, यू कैन नॉट गो फ्रॉम टर्मिनल। ओके, तो ये वन डायमेंशनल था। फिर उसके बाद 2 डायमेंशनल का भी हमने बात किया था कि 2 डायमेंशनल, मेरे पास आज मैंने बहुत सारे बॉल खरीदे थे, वैसे मैंने आपको बताया भी था कि मॉडल बन के तैयार है, और आई थिंक आई विल गेट समथिंग मोर, यू नो। इसका मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2D में मैंने दिखाया था ए टाइप। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि बॉल के ऊपर बॉल आए, ऐसे है ना, तो बॉल के ऊपर अगर बॉल आ रही है तो हमें क्या मानना है इसको, इसका नाम एपिल, तो बोला मेरा भी नाम एपिल, बोला मेरा नाम एपिल, कहता तेरा भी नाम एपिल, क्योंकि दोनों कैसे अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। तो हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मुझे लग रहा है इट्स क्लियर टू एवरीवन। मैंने कल भी बताया था ये ए टाइप अरेंजमेंट तब होता है जब हम बॉल की पैकिंग स्क्वायर, बेसिकली यहाँ पे हम क्लोज पैकिंग बता रहे हैं, स्फीयर्स की क्लोज पैकिंग जब करेंगे, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बॉल के ऊपर बॉल हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में अगर अलाइनमेंट तुम्हें मिल रहा है, देन इट इज सेड टू बी ए टाइप ऑफ पैकिंग। लेकिन इसमें आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, व्हाट इट, यू विल गेट स्क्वायर। किसी भी 4 बॉल को अगर तुम कनेक्ट कर लो, किसी भी 4 बॉल 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको स्क्वायर मिलेगा। किसी को डाउट है? सेंटर को टच कर लेना, स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो भाई, यस नो, Yes, sir. है ना बेटा। स्क्वायर, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम पे बोल सकते हैं। इसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जब मैंने इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी तुम्हें दिखाया था, 2D में मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, 2D में हम 1D में तो 2 होता है, और क्योंकि 1D में 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आपने देखा था 2D की अगर बात करें, 2D में आप ऐसे देख सकते थे, बॉल के ऊपर बॉल ही वैसे, मेरे पास अलग से 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोला था। ध्यान से देखोगे तो सेंटर बॉल, कोई भी ग्रीन बॉल सिलेक्ट कर लो, उससे 4 बॉल इसके कांटेक्ट में, 2 ग्रीन होगी 2 रेड होगी, दिख रहा है सामने से, 2 ग्रीन 2 रेड, बस 4। 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन 3D में जब बात जाती है तब बातें आगे आएंगी। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 3D में काम होगा, थोड़ा बढ़ेगा। तो 3D में 3D का इमेजिनेशन अगर मुझे करना हो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। थ्री में तो मैं पिक्चर से दिखाऊंगा, या तो इसको पूरा चिपकाना पड़ेगा। एक और मैंने बताया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर आप जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हो ना, उसको 3D में अगर ले जाओ ना, तो तुम्हें ऐसे बनेगा। ये एक स्क्वायर बना हुआ देखो, बॉल के ऊपर बॉल अलाइनमेंट वैसे ही है ना, उसके ऊपर की दूसरी लेयर ला के ऐसे रख दो। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू आर गेटिंग हियर, दिस इज द सिंपल। ये पूरा एक क्यूब बनता हुआ दिखेगा, क्यूब बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं चारों तरफ से? देखो सारे के Yes, जो sir. सारे के सेंटर स्फीयर को ना आपस में कनेक्ट कर दो। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब मल्टी लेयर हम बनाते हैं, तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। सिंपल क्यूबिक की एक पहली पहचान होती है कि सारे देखो कॉर्नर के एटम कांटेक्ट में होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं ये सारे के सारे कॉर्नर के एटम कांटेक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने केवल एक ब्लॉक बनाया है, ऐसे इनफाइनाइट ब्लॉक्स बन जाएंगे, लेकिन हमें बस इतनी बात ध्यान देना है कि सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर के स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं। सिंपल क्यूबिक बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है, हम एक प्लेट सरफेस लेंगे, जैसे टाइल्स नहीं लगाते फर्श पे, एक सरफेस ले लो, उस पर आप बॉल रख दो, बॉल रखते समय अलाइनमेंट रखना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाना, फिर उसके ऊपर सेम टू सेम बना के उसके ऊपर अप एंड अप जस्ट गो देयर, यू नो। तो आपको इस तरीके का आपको एक अरेंजमेंट मिल जाएगा। व्हाट इट, चलो 2D में हमने थोड़ा सा काम कर लिया था। 3D में जाने के पहले, इज इट, 3D में हमने बात किया था कि 3D में जाना है। 3D में एक दो पॉइंट हमने बताया भी। 3D में जाने के पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है वाइड्स, इज इट। और तो हम इस पे वाइड्स पे भी काम कर सकते हैं। वाइड्स में आपको बता दूंगा, उसके बाद फिर हम फिर से वापस थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पे चलेंगे। लैटिस, उसके स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग के प्रिसाइज लैटिसेस, कुछ जो टर्म्स हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं उस पर काम करेंगे। देन फिर 3D की पैकिंग करेंगे। आई होप मैंने आपको जो बात बताई समझना। 3D का जो पैकिंग है
HCP और CCP ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। 2D का हमने कर लिया। 2D की पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालना हो तो निकाल सकते हो। ऐसे 2D का हमने बात बता दिया था। 2D में तो फिर से बता दे रहा हूँ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोगों ने कर लिया था, ऐसे करके रख लिया था ना हमने, ऐसे करके। Yes, sir. 2D का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके, ये था। व्हाट काइंड ऑफ पैकिंग इज दिस? एक तो आप बोल सकते ए टाइप बेटा, ऐसे एक्स से वाई है। इस वाल को हमने ये माना था, ये माना था, ये माना था, ये माना था, ये ए टाइप। ए टाइप ऑफ पैकिंग। या हमने ये बोला था यू विल गेट स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखता है इसमें, कहीं से भी किसी एक पर्टिकुलर स्क्वायर को कनेक्ट कर लो। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने बोला सबका सेंटर ऑफ सर्कल ले लो। यहाँ पे जो बॉल कांटेक्ट में है ना उनका एक सेंटर ऑफ सर्कल बना लो, जिसको आप न्यूक्लियस मानते हो। ऐसे अगर बॉल है, बॉल इज लाइक एटम, तो एटम का जो सेंटर कोर होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस, हमने कल बात किया था ये इट इज गोइंग टू बी सीम्स टू बी स्क्वायर, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। किसी कोई डाउट आ रहा है? यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है ना, ये हमारा सिंपली एक सिंपल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। और जो हमने अभी क्राइटेरिया लिया वो कौन सा डायरेक्शन लिया बेटा? 2 डायरेक्शन लिया है। तो 2 डायरेक्शन लेने में क्या बोलते हैं हम इसको? 2 डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। 2D 3D के लिए मैंने बोला था इसके ऊपर से बॉल रख दो, इसके नीचे, तो आपको 6 हो जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसमें लिख दो। कोऑर्डिनेशन नंबर याद है सबको इसमें? मान्य, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D में? कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में कितना होता है? अभी जो 4. दिख रहा है, हाँ, कितना होता है बेटा? 4, sir. 4 ना? कितना होता है? 4, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर हम इसके 3D में पूछे तो 3D में मैंने कल बता दिया था कि 3D में कैसे इमेजिनेशन करना है। किसी को याद है 3D वाला? एनीवन? हरलीन, कैन यू रिमेंबर द 3D पैकिंग? सर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि आगे से भी एक बॉल कांटेक्ट में आ जाती है और पीछे से भी एक बॉल कांटेक्ट में आ जाती है। 3D में हमें क्या करना होगा? एक बॉल हमें ऊपर से लाके इसके ऊपर डाल देना रहता है। चलो, यहां तक हमने कर लिया था 3D का इमेजिनेशन। एक बार मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसको कल मैंने बताया था। एक मैं इसमें देखता हूँ कुछ आपको शायद विजुअलाइजेशन मिल जाए। ये इसमें हमारे पास एबीसी टाइप, ये अभी हमें आगे पढ़ना है। वन मोर पीपीटी इज देयर। unit cell 2D and 2D lattice unit cell, 2D lattice unit cell देखो। ए टाइप हमने कर लिया था, एबी भी टाइप कर लिया था। ए टाइप का ये छोटा सा नोट्स है,
packing in which sphere at touches, two sphere placed in two different row, one and above, that is said to be A. इसके लिए मैंने सिंपल से एक लाइन बताई, A टाइप पैकिंग तब बोलना जब सारे के सारे स्पीयर हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अलाइंड होगा। मुझे लग रहा है इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। A टाइप पैकिंग तब बोल रहे हैं जब when we arrange the sphere in such a manner so that all the sphere are going to be aligned horizontally as well as vertically। किसी को भी इसमें डाउट हो तो पूछो। मैंने बोला एक लाइन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर इसमें किसी ने अगर लिखा नहीं है तो इसको जरूर नोट कर लेना। 2 लाइन का खाली टॉपिक है। A टाइप पैकिंग का क्या मतलब है? If the spheres arrange in such a way so that all the spheres are aligned horizontally as well as vertically, then it is said to be, क्या बोल सकते हैं इसको? A type of packing। ये हम लोगों ने पहले से कर लिया हुआ है। ये हमने किया था, HCP का भी कर लिया था। अगर किसी ने नोट्स ना लिखा हो तो यहां से नोट कर सकता है, मैंने बताया था। HCP की जब पैकिंग करेंगे तो अलाइनमेंट पे थोड़ा सा हटते हैं। मैं इसको बेसिकली दिखा भी दे रहा हूँ 2D में HCP का कैसे करेंगे। आई विल शो विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। तो मॉडल को थोड़ा ध्यान से देखना। आप घर में भी बना सकते हो। घर में जितनी बॉल है तुम्हारे पास, आप उसकी यूज करके बना सकते हो। मेरे पास स्मॉल ये बॉल है, गॉट इट। मेरे को इस पे HCP बनाना है, तो मैंने तरीका कैसे कहा था, बॉल के ऊपर बॉल मत रखना, बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस कर दो। आपकी बात जो सेकंड लेयर आ रही है, देखो कहाँ जा रही है। ये सेकंड लेयर का जो अरेंजमेंट है, आप ध्यान से देखना, आपको ये एकदम से अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। ये क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ग्रीन बॉल के जस्ट एबव में आ रहा है? अलाइनमेंट तुम्हें सेम नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं ग्रीन वाली बॉल को अगर मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, ए मानता हूँ, तो मेरे को जो रेड वाली बॉल है उसका नाम बदलना होगा। बात समझना, दोनों का अलाइनमेंट एक जैसा नहीं है ना, इसको हम बी मानते हैं। अगर मैंने इसको ए माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बी। अगर अरेंजमेंट ऐसा हो, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आप किसी लड्डू की दुकान पे जाना, एप्पल शॉप पे जाना, तो वो क्या करता है कि इफिशिएंट पैकिंग करता है, स्पेस कम देता है। ये जो पैकिंग आगे चल के ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन कैसे जाती है आप देख सकते हो। अबरा का डबरा है ना, मैजिक आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मैंने कंबाइन नहीं किया है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है रखने में हाथ पे। आप देखो हेक्सागोन बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा टच करता हुआ देखो हेक्सागोन दिखेगा। सेंटर वाली रेड बॉल ले लेना, 2 बेटा ऊपर ग्रीन आएगा, 2 नीचे ग्रीन आएगा, 2 साइड से रेड वाली बॉल आ जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें अभी जो दिख रहा होगा वो कितना आएगा 2D में। मैं 2D की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बोला 3D की हम बात नहीं करेंगे। 2D में अगर मैं पूछूं तो तुम बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया। हेक्सागोन बन रहा है कि नहीं, व्हाट इट रेगुलर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर हम 2D में करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हमारे लिए जो बेसिकली अरेंजमेंट मिलता है दैट इज सेड टू बी, ये किस टाइप का अरेंजमेंट मिल गया। इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया, व्हाट इट। इसमें किसी को डाउट है? एक छोटा सा टर्म है, उसको पहले नोट कर लो। इसी से कनेक्टेड है, जो आगे 3D में चलने के लिए रहता है। उसके बाद फिर हम टर्म्स पढ़ेंगे। That is known as simply voids. Voids are whole. Voids are whole. Voids are whole, or you can say empty space. Void होता है, whole हो सकता है, empty space। आप अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने एक बॉल बनाई है, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको बॉल बेटा। जब आपके सामने मैंने बॉल रखी तो आपको यहाँ पे कोई स्पेस दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर से तुम्हें बोर्ड भी दिख रहा होगा अगर आप टेलीस्कोप लगा दो तो। वैसे मेरे को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा सा एक ट्रायंगुलर यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। दिस स्पेस इज नोन एज वाइड। अगर ये केवल 3 बॉल आती है तो इसको क्या बोलना, ट्रायंगुलर वाइड। यानी अ स्पेस आर होल सराउंडेड बाय ओनली 3 स्फीयर, गॉट इट। अगर 3 बॉल रखने के बाद बीच में जो अगर स्फीयर यहाँ पे अगर कोई स्पेस आ रहा है तो उसको हम ट्रायंगुलर वाइड बोल सकते हैं। ट्रायंगुलर की जगह इसको हम टेट्राहेड्रल का बोलेंगे। पहला पॉइंट लिख देना भाई, पहले तो लिख देना डेफिनेशन, व्हाट इज द वाइड। वाइड इज द होल और एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम। ये जो हमारे एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, वाइड को क्या बोलेंगे, होल। होल
और एम्प्टी स्पेस खाली जगह होती है बेटा, एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम ऑब्लिक आयन इन अ क्रिस्टल लिख सकते हो, ठीक है ना। एम्प्टी स्पेस को हम वाइड और होल बोल सकते हैं। यहां मैंने पहला जो वाइड बताया दैट इज द ट्रायंगुलर वाइड। अगर इसके टाइप्स की बात चलो, सबसे सिंपल हम लिख सकते हैं क्या बेटा, ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर वाइड की कंडीशन क्या होगी, आपके पास तीन बॉल ऐसे होगी लाइक दिस, यू नो, ये इसका न्यूक्लियस होगा सारे का, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दो, बीच में यहाँ पे जो स्पेस है उसको आप ट्रायंगुलर वाइड बोल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी चौथा स्फीयर वहां रखा ही नहीं, ठीक है ना, चौथा स्फीयर वहां नहीं रखा। अभी देखना, ये तीन तो तुम्हारे पास मालूम है, ट्रायंगुलर तो हमें समझ में आ गई बात। अगर मैं इस होल पे एक चौथा बॉल लाके रख दूं, ऐसे रख दिया मैंने, अब नाउ हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर, जो सेंटर में जगह थी उसके सराउंडिंग में अभी कितने बॉल आ गए, आप ऐसे देखना, इधर से तीन दिख रहा होगा बेटा और एक ऊपर से दिख रहा है ना, कितने बॉल आ गए, 4। वेरी गुड। तो अगर चार बॉल है तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। एनी एम्प्टी स्पेस और यू नो होल इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर इज सेड टू बी टेट्राहेड्रल वाइड्स। हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड। सेकंड जो होता है दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड। वाइड्स की बात करें, मैंने बोला होल है, तो ये जो तीन आपने बनाया था उसको आपने सारे में बना लिया होगा, तो मैं इसके आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, देख लेना यहाँ पे। आप पहले तीन बॉल आप ऐसे बना लो प्लेन जैसे 1 2 3, बीच में आपको एक स्पेस आ गया। फोर्थ बॉल आपको क्या करना है, इसके ऊपर से रख देना है, फ्रंट से, आइदर फ्रंट आइदर बैक। आपको जो चौथी बॉल रखनी है यहाँ रखनी है, इसके ऊपर ऐसे करना। दिस इज द फोर्थ बॉल। तो ये जो स्पेस है दैट इज नोन एज टीबी, ये हमारा टीबी बोला जाएगा। टीबी बोले तो टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऐसे टीबी बोले तो टेट्राहेड्रल वाइड। The wide surrounded by 4 spheres, इसको लिख देना, the wide surrounded by how many sphere, 4 sphere. The wide surrounded by 4 sphere is known as tetrahedral wide. इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। The wide surrounded by 4 sphere is known as tetrahedral wides. What it? एक इसके बाद एक और आएगा, दैट इज नोन एज, यू नो, लिख देना उसको, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहां तक सबने डन कर लिया? यस सर। टेट्राहेड्रल वाइड की डेफिनेशन लिख देना। यहां जो सेंटर में जो वाइड है ना, मैं तुमसे तो पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Who can tell what will be the coordination number of this wide? ये जो वाइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब टच होना है। आपको बोलना है जो सेंटर में जो होल था, ये जो मैंने बताया यहाँ पे जो होल दिख रहा है, तो मैंने जब यहाँ चौथी बॉल रख दी, हाउ मेनी बॉल, इसके बीच में मैं एक छोटी सी बॉल रख दी। आगे चल के मैंने बोला जो वाइड होता है ना, वहां पे भी स्फीयर कभी कभी आते हैं, तो वहां पे अगर एक छोटा सा स्फीयर मैं लगा दूं, तो रेड कलर में लगाऊंगा तो ठीक है। मतलब आपके घर में अगर जैसे कि मटर पीज है ना, या मटर कुछ भी लगाता है ऐसे टाइप का ना, ऐसे तीन तो हमारे पास ये था, वाइड में कोई छोटा सा आइटम आ गया मान लो, अब मैंने एक बॉल ऊपर से रख दी, तो ये जो वाइड होती है दैट इज सराउंडेड बाय, दैट इज गोइंग इन टच विद द 4 स्फीयर। द वाइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर इज सेड टू बी टेट्राहेड्रल वाइड। तो वाइड का अगर कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस वाइड का अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो पहले सिंपल, टेट्राहेड्रल का मतलब ही 4 है, टेट्रा माने 4, इसलिए वी कैन रिमेंबर इट। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को डाउट होगा। डाउट है किसी को? कुलदीप, मान्या, एनीवन? कुलदीप? चलो नो सर। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है बेटा, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की अगर बात करते हैं ओबी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओबी। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब सबको समझ में आता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ऐसा लगता है कि इट इज सराउंडेड बाय 8 स्फीयर्स, इज इट? एनीवन? मैं अगर तुमसे पूछूं, छोटा सा एग्जांपल मैंने पूछा कि मान लो SF6 का शेप कैसा होता है? एनीवन? SF6 का शेप कैसा होगा?
हेक्साहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल? तो क्वेश्चन आता है ऑक्टाहेड्रल, आंसर आएगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। सल्फर को हमने क्या किया, सेंटर पे रख दिया है ना, ऐसे रखते हैं ना, ऐसे 4 फ्लोरीन ऐसे रख दिया हमने। एक फ्लोरीन हम क्या करते हैं, ऊपर डाल देते हैं ऐसे करके, एक फ्लोरीन हम नीचे डाल देते हैं। किसी को डाउट लग रहा है इसमें? बात समझ में आ रही है? देखो कुल मिला के नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, नंबर ऑफ स्फीयर देखोगे तो ये ऐसे 4 है, एक हमने ऊपर से डाल दिया ऐसे करके। देखो हेड्रॉन का ये मतलब नहीं होता नंबर ऑफ स्फीयर, यू नो, हेड्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ फेस। कुछ लोगों के दिमाग में जैसे आता है ना, हेड्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ स्फीयर, नॉट ऑलवेज इट इज द कोई भी स्पेस ले लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं देखूंगा मेरे सराउंडिंग में कितनी वॉल है। ऐसे यहाँ पे देखना, ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? SF6 को तो बोलना चाहिए था हेक्साहेड्रल। कोई कमेंट करेगा? एनीवन? कुलदीप, SF6 को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं बेटा? व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड हेक्साहेड्रल? तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर हम करते हैं तो मैंने बोला सेंटर में यहाँ पर रख दिया फ्लोरीन है, ये 1 मान लो, इस फ्लोरीन को बेटा क्या मान लेना 2, इस फ्लोरीन को 3 मान लेना, इस फ्लोरीन को क्या मान लो 4, इस फ्लोरीन को मान लेना 5। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये सारे फ्लोरीन की नंबरिंग कर दी। ये फ्लोरीन मान लो मेरा छठा फ्लोरीन है, व्हाट इज मेरा जो पहला जो बेसिकली यहाँ पे फेस, नंबर ऑफ फेसेस निकालने हैं। नंबर ऑफ फेसेस कैसे निकालते हैं, देखो 1 को ले लो, 1 को 3 से कनेक्ट कर दो, 3 को ऐसे 5 से कनेक्ट, 4 से कनेक्ट कर लो, आपको एक फेस बनता दिखेगा। मैंने क्या कनेक्ट किया बेटा, 1 3 4, 1 3 4 कनेक्ट करोगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर ऐसा देखो इस साइड में जाना, 1 5 4, 1 5 4 से जब कनेक्ट करोगे फिर से ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है पूरा ही। ऐसा 1 then 2 ऐसे करके ये वाला थोड़ा सा देखो, ये मिल जाएगा। बैक साइड में 1 2 then 5, 4 आपको ऊपर मिलेगा, 4 आपको नीचे मिलेगा। मुझे लग रहा है किसी को डाउट हो तो पूछो। मैंने बहुत बेसिक सी बात बताई कि आपको सोचना कैसे है, कि सोचने के लिए क्या ध्यान देना है कि मान लो हमारे पास ये है, मैंने एक पेन लगा दिया, अब हमें पेन से इसके चारों कॉर्नर को थ्रेड से जोड़ना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर हो सकता है कि हमें नेट पे भी मिल जाए। वो वाइट्स की अगर बात करें तो लेट्स होप यू नो थिंग्स। यूनिट सेल ट्यूब पीपीटी, इसमें मैं देख रहा था शायद मिल जाए कहीं पे। कुछ इमेजिनेशन तो है लेकिन एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल का डायरेक्टली नहीं दिया ना, नहीं है। लैटिस पॉइंट से सारे का है, ये नहीं है। चलो मैं देखता हूँ भाई, 3D में मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा से आपको विजुअलाइजेशन होगा। ये बात में किसी को डाउट है अभी? बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वाइट को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? नंबर ऑफ, मैंने बोला कि इससे नहीं बोलते कि नंबर ऑफ वहां पे स्फीयर कितना है, हमें क्या ध्यान देना रहता है बेटा, नंबर ऑफ फेसेस ध्यान देना रहता है। किस बात को ध्यान देना रहता है? नंबर ऑफ फेस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। किसी को डाउट हो तो पूछो, बहुत ही मैंने बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है ना। मैं अगर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स और कहाँ मिलेगा, ये तो अभी हम मॉडल से समझा देंगे, बहुत इजी है। व्हाट इट, एनी स्पेस सराउंडेड बाय यू नो, एनी स्पेस सराउंडेड बाय a 6 sphere, not 8 sphere, you know, 6 spheres होगा तो that is known as octahedral white, or is not exactly। उससे अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मॉडल से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लेट्स होप यू नो यू विल अंडरस्टैंड। ये बात क्लियर हो गया कि अगर कोई भी स्पेस है, जैसे सल्फर सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल का स्पेस बोलते हैं, इसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अगर आप क्या करो, एक इसके ऑक्टाहेड्रल दिखाने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे मान लेंगे, स्क्वायर बना लो, बहुत ध्यान से समझना, स्क्वायर बना करके क्या करो, 4 बॉल आप ले लो, 4 बॉल से आप पहले स्क्वायर बना लो। एक बॉल मैंने ले लिया बेटा, 2 बॉल ले लिया मैंने, तीसरी बॉल ले ली, एक चौथी बॉल ले ली। व्हाट इट, जैसे हम SF6 पे नहीं करते, इक्वेटर पे 4 फ्लोरीन ले लेते, एक ऊपर एक नीचे। किसी को इसमें कोई शक हो तो बोल देना, मैं इसको फिर से बता दूं। बात समझ में आ रही है?
हम वही इमेजिनेशन कर रहे हैं जो 3D में ऐसे करते हैं। मान लीजिए 4 हमने ले लिए 1 2 3 4 लाइक दिस कर लिया मैंने। 4 अभी तक आ चुका 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, एक ऊपर से यहाँ पे डाल दो, ऊपर से आ गया, ये पांचवा हो जाएगा। एक ऐसे ही जो सिचुएशन होगी उसको हम नीचे से बैक साइड से नीचे से लाएंगे, जैसे बेसिक्स। ये वही सिचुएशन है जैसे सल्फर में 6 किलो 4 क्लोरीन आप इक्वेटर पे रखते हो, एक क्लोरीन ऊपर में देते हो, क्लोरीन नीचे। ये जो हमारा एम्प्टी पॉइंट है, जो यहाँ स्पेस है, दैट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर? एनीवन? हरलीन बताओ बेटा। 6। अगर 6 स्फीयर से सराउंडेड है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड दिखाने का 2 तरीका होता है। एक तो जैसे मान लो मैंने ये बॉल ले लिया, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, मैं क्या करूं, यहाँ पे जहां एम्प्टी स्पेस है उस पे मैंने एक बॉल लाके ऊपर से रख दी। अब बॉल कितनी हो गई बेटा? हाउ मेनी बॉल इज देयर नाउ? 5। और मैंने क्या, सॉरी एक बॉल तो मेरी गई, एक बॉल मैं दूसरा ला रहा हूं, ध्यान से देखना, इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन साइड। ओ सारे गए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी ढेर सारी बॉल बना के रखी, देखो ये रखा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये अभी कितनी बॉल है? 4 है कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। एक खाली बोलता है, सारे लोग एक साथ बोल दिया करो यस। एक 4 ये है, 5वां मैंने ऊपर रख दिया बेटा, ये 5 हो गया, अभी तक 5। अभी मैं एक छठा बॉल में नीचे से ले जा रहा हूँ, इक्वेटर के नीचे से ऐसे बिलो द प्लेन। तो अब आप बोलोगे सर ये जो एम्प्टी स्पेस था इसके बीच में खाली जगह थी, देखो दैट एम्प्टी स्पेस एक नीचे से कवर हो गया। 4 तो ये बॉल पहले से थी, ये हमारे पास एक और आ गया, 6 बॉल आ गई। तो ये जो स्पेस होगा दैट इज सेड टू बी ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये जो बीच में एम्प्टी स्पेस था उसके 4 ये है, नीचे से एक मैंने डाला और ये ऊपर से मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉल। तो आफ्टर दिस अरेंजमेंट यू विल सी दैट कि जो सेंटर एम्प्टी स्पेस था, जो होल था, दैट मस्ट बी सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। एनी स्पेस, एनी पॉइंट सराउंडेड बाय 6 स्फीयर is said to be octahedral wide। बात समझ में आ रही है? ऑक्टाहेड्रल जैसे स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वाइड है। वाइड हम क्यों बोले? क्योंकि वो टाइनी स्पेस है, यहाँ पे बॉल हमने रखा, उसके पास वहां पे टाइनी स्फीयर्स आ गए। यहाँ तक क्लियर सब? सेम थिंग वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। 3 बॉल मैंने यहाँ रख दिया, इसके बीच में स्पेस है और 3 बॉल आप ऐसे रख दो। देखो इसको जस्ट ओरिएंटेशन कर दे रही है, सामने सामने है, ध्यान से देखना। दोनों में ट्रायंगुलर वाइड आपको दिख रही होगी, लेकिन ये 3 बॉल है, ये 3 बॉल है, मुझे तो 6 बॉल चाहिए कैसे भी करके। एक ट्रायंगल ऐसे फ्रंट पे रखो, एक ट्रायंगल को ऐसे मैंने पलट दिया। दिस इज द यू नो। अब ये कुल मिला के अगर आप देखोगे बात वही है, 2 लेकर के ना 3 का सेट बना लो, 2 ट्रायंगल बना दो, 2 ट्रायंगल बना के उसको अपोजिट में ऐसे पैक कर दो, ये भी एक तरीका है। तो जो सेंटर वाला जो पार्ट होगा वो 6 स्फीयर से भी सराउंडेड है। यू हैव 2 ways, आपके पास 2 तरीका है। या तो तुम एक 4 बॉल का सेट ले लो, जैसे मैंने पीछे समझाया था, 4 बॉल का सेट ले लो, 4 बॉल आप ऐसे ले लो, ऐसे करके एक ऊपर से बोलो एक नीचे से कर दो, तब भी 6 हो जाएगा। या तो जैसे मैंने 2 ट्रायंगल बना दो, जैसे अभी मैं समझाया, 2 ट्रायंगुलर मैंने बॉल बनाई। अब इनको क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में से सेट कर ऐसा करके, व्हाट इट, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल मॉडल बन के तैयार है। सेंटर में जो वाइट स्पेस होगा दैट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कोई भी वाइट 6 स्फीयर से सराउंडेड है तो हम उसको हेक्साहेड्रल ना बोल के क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाने का 2 तरीका मैंने समझाया। तो तुम्हें सिंपल स्क्वायर बना के, मैंने देखा स्क्वायर बना के ऊपर एक नीचे कर दो। अंडर बेस व्हाट, आप एक ट्रायंगल ऐसे बना दो, एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, और ट्रायंगल के जितने भी पॉइंट है वहां पे स्फीयर डाल दो। मतलब 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 1 then 2 then 3। फिर इसी के पैरेलल में दूसरा ट्रायंगल बना लो, and the triangle like this, you know, sorry, opposite direction ऐसे 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 4 है, ये मान लो 5 है 6, दोनों को ओवरलैप करा दो। इसके ऊपर ओवरलैप कराने का पैटर्न आप देख सकते हो, ऐसे हो जाएगा 1 2 ऐसे लाइक दिस। थोड़ा सा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर दिखता है, बेटर होगा जो हमने पहले स्क्वायर वाला किया था, उससे ज्यादा अच्छा रहता है। व्हाट इट, तो यहां तक करते हैं आज का जो बेसिकली मैंने आपको 2-3 पॉइंट